कभी कभी मोहब्बत बोलती नहीं, मगर उसकी खामोशी बहुत शोर मचाती है। ये वो कहानी है जहां लफ्ज रख गए थे मगर दिल चीख रहा था। ये वो लम्हा है जहां दो आंखें एक दूसरे को देखकर भी अनजान बन जाती हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से पहले खूफ मांगते हैं। और बेजबान मोहब्बत का ये छठा बाब वहीं से शुरू होता है जहां दिल मान गया था मगर हालात नहीं माने थे, जहां एक वादा टूटा नहीं था, बस अधूरा रह गया था, और जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने सच्ची मोहब्बत की हो आकला मोमना की सुगी फूपी थी। और अगरचा उम्र भर सगीरा बेगम के साथ उसकी चुपकलिश चलती रही, मगर मोमना को बहू बनाने का ख्वाब उसने अपने दिल में उसी दिन बसा लिया था जब उसने पहली बार मोमना की मासूम आंखों में खामोश सब्र देखा था। वक्त के साथ हालात ने मोमना को इस दस्तरख्वान से दौर तो कर दिया, मगर आकला के दिल में पलने वाली उम्मीद कभी मरी नहीं, बल्कि जब से अरशद कोर्ट इंस्पेक्टर बना था ये उम्मीद और भी मजबूत हो गई थी। मोमना अपने वालिदैन के छोड़े हुए उसासों की तुनहा वारिस थी। अगरचा वो दौलत लाखों में न थी, मगर 2-3 मकानात बिनक में, कुछ जमा पूंजी और सगीरा बेगम के जेवरात और बेतहाशा खरीदा हुआ कपड़ा सब मोमना ही के हिस्से में आया था। और ये सब आकिला की नजरों से उछल न था। वो मोमना को सिर्फ रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के सहारे की तरह देखती थी। मोमना जब अपनी खाला के घर आई तो आकिला के खुतूत बड़ी पाबंदी से आने लगे। माँ की जिंदगी में जो ताल्लुक नसीब ना हुआ था, उसके बाद इस खुलूस ने अजीब शिद्दत अख्तियार कर ली थी। हर खत मोहब्बत से लबरीज होता और हर बार छुट्टियां अपने पास गुजारने की जद लिखी होती। यहां तक कि गर्मियों की छुट्टियों में बुलाने का ऐसा जोर दिया गया कि मोमना के दिल में भी एक नर्म सी ख्वाहिश जाग उठी और उसने तैयारी शुरू कर दी। मगर एन रवांगी से चंद दिन पहले सलमा बेगम अचानक बीमार हो गईं और मोमना ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी। अहमद सईद और सलमा बेगम ने चंद दिन के लिए आकला के यहाँ जाने पर जोर दिया, मगर मोमना न जा सकी, जिसका अफसोस और गुस्सा आकला के दिल में जरूर पैदा हुआ। मगर उसने खत में न शिकवा किया, न नाराजी, बल्कि हमदर्दी के ऐसे लफ्ज लिखे कि सगीरा बेगम के दिल में मोमना के लिए पैदा होने वाली सारी रंजिश आहिस्ता आहिस्ता मिटती चली गई। सर्दियों का आगाज हो चुका था, रातें बदलने लगी थीं, तपश की सांस टूट चुकी थी और हवाओं में आहिस्ता आहिस्ता खनकी उतर रही थी। गर्मी की लो से झलसा हुआ सामान भी ठंडक के लम्स में ढलने लगा था। उन्हीं दिनों आकला ने मोमना के पास जाने का प्रोग्राम बनाया। इत्तेफाक से इरशद को भी एक मुकदमे के सिलसिले में उसी शहर आना था। उसलिए मौका को गनीमत जानते हुए तैयारी मुकम्मल कर ली गई और इत्तला फरमा बेगम को दे दी गई। मुकर्ररा तारीख पर वो सब उनके यहाँ पहुंच गए। इरशद भी उनके साथ था। आकला ने मोमना से उस तरह मुलाकात की जैसे बरसों बाद बछड़ी बेटी माँ के गले लग जाए। उसके अंदाज में ऐसी अपनायत थी कि सभी मुतासिर हुए। चाय के बाद सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। आज छुट्टी थी, बच्चे भी घर पर थे। आकला की आमद से घर में अजीब सी रौनक आ गई थी। बातों का सिलसिला चल निकला। परलत्फ किस्से सुन सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे। इसी दौरान आकला ने मोमना से कहा, जरा मेरा बॉक्स मंगवा देना जो तुम्हारे कमरे में रखवाया था। मोमना ने पहलू में बैठे हुए कहा, किसी नौकर से कह देती हूँ। मगर आकला मुस्कुराकर बोली, वो तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई हूं। उस वक्त ड्राइंग रूम में खानदान के सब अफराद मौजूद थे और वो सबके सामने अपना इजहार करना चाहती थी। मोमना हुक्म की तामील के लिए उठकर चली गई। थोड़ी ही देर में अकबर चर्मी बाक्स उठाए आ गया और मोमना उसके पीछे पीछे थी। नीचे रखी मेज पर बाक्स रखा गया। आकला ने बैठे बैठे ही उसे खोल दिया। बच्चे भी जमा हो गए। सलमा बेगम के डांटने के बावजूद वो सूट केस के गर्द मंडलाते रहे। मोमना फिर आकला के पहलू में आ बैठी। इरशद सामने बगली सूफे पर बैठा, बातों में मसरूफ था और शमीम खिड़की के करीब खड़ा अंग्रेजी मैगजीन देख रहा था। इरशद से मिलकर शमीम ज्यादा खुश नहीं था, शायद इसलिए कि इरशद ने आते ही मोमना से बड़ी बेतकल्फी से अहवाल परसी की थी और मोमना के करीब बैठना भी उसे खटक रहा था। उसी लम्हे आकला ने गुलाबी रेशमी सूट निकालकर मोमना की तरफ बढ़ाया और नरमी से कहा, ये मेरी तरफ से है। मोमना ने झुकते हुए सूट थाम लिया और उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोश सी मुस्कुराहट फैल गई जिसके मायने सिर्फ दिल ही जानता था। ये चूड़ियां इस्मी ने भेजी हैं, आकिला ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मोमिना ने नफीस चूड़ियों का सेट हाथ में लेते ही खुशी से आंखें चमका लीं। वह शौक से चूड़ियों को देखती जा रही थी
और उसके चेहरे पर मसरत की ऐसी लहर दौड़ रही थी जो किसी से छुपी न रह सकी। शमीम ने एक नजर उसे देखा। वह खुशी से निखर सी गई थी और चूड़ियों से उसका बेइंतहा लगाव साफ झलक रहा था। ऐसी नाजुक और नफीस चूड़ियां पाकर वह खुशी से फूली न समा रही थी। फिर आखिला ने एक एक करके चीजें निकालना शुरू की। ये बैग रफू की तरफ से है, ये रुबा नफ्स ने भेजा है, और ये मिठाई का डिब्बा असद लाया है। कहते हुए उन्होंने कई चीजें इकट्ठी मोमिना की झोली में डाल दी। मोमिना ने लेने में झिझक दिखाना चाही, मगर आखिला ने उसे मौका न दिया। फिर पर्स खोलकर 50 रुपए के नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये क्या फुप्पी जान? मोमिना ने शर्माते हुए हाथ पीछे कर लिए तो आखिला हंसकर बोली, ये तुम्हारे फुप्पा जान ने दिए हैं। हाय अल्लाह, पहले ही ये सब कम है। सबने अपनी खुशी से भेजा है बेटी, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मोमिना ने आहिस्ता से कहा, ये चीजें ही बहुत हैं, रुपये रहने दें। तो आखिला ने सलमा बेगम की तरफ देखकर कहा। सलमा बेगम इस मामले में खामोश बैठी थी। फुप्पी और भतीजी के बीच बोलना वह मुनासिब नहीं समझती थी। कल उन्होंने मुखातिब किया था, मगर वह मुस्कुराकर खामोश हो गई। शमीम बड़ी गहरी नजरों से मोमिना को देख रहा था, जैसे उसकी खुशी उसे कहीं अंदर ही अंदर चुभ रही हो। मैं नहीं लूंगी फुप्पी जान, मोमिना ने फिर कहा। तो आखिला हंसते हुए बोली, पगली, ये तुम्हारे पापा जान के पैसे हैं। दोनों की ये मीठी सी जिद, दोनों की ये मीठी सी तकरार अहमद सईद और अरशद की तवज्जो खींच लाई। अहमद सईद मुस्कुराकर रह गए, मगर अरशद बोल उठा, मुफ्त की चीज कभी छोड़नी नहीं चाहिए। वह मुस्कुराते हुए मोमिना से कह रहा था, घर के हर फर्द ने कुछ न कुछ भेजा है, ये क्या कम है? मोमिना ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए आहिस्ता से कहा, मगर हर फर्द ने नहीं। अरशद मुस्कुराया, आप भी तो। मैं? वह हंसा, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। उसकी पलकों पर शर्म उतर आई। शमीम ने यह सुनकर तेज नजरों से अरशद को देखा, फिर उसकी नजरें मोमिना के चेहरे पर जा ठहरी। वह वहीं खड़े खड़े पहलू बदल गया, जैसे दिल में कोई बात अचानक चुभ गई हो। आखिला ने हंसते हुए अरशद की तरफ देखकर कहा, अब तो तुम खैर से कमाने लगे हो, यहीं से कोई चीज ला दो और मिठाई तो जरूर खिलाना। अरशद भाई, मोमिना ने शर्माते हुए रिबन में लिपटी उंगलियों को समेटते हुए कहा। तो अरशद हंसकर बोला, नौकरी तो गुलामी होती है, यह कोई खुशी की बात थोड़ी है। अहमद सईद और सलमा बेगम भी मुस्कुरा दिए, मगर मोमिना और ज्यादा लजा गई और शमीम की आंखों में तलखी और गहरी हो गई। बातों का ये हल्का फुल्का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार मोमिना को आखिला से रुपए लेने ही पड़े। आखिला ने एक और मिठाई का डिब्बा निकालकर फखरी के हवाले किया तो सलमा बेगम ने हल्की सी तकल्लुफ भरी आवाज में कहा, इसकी क्या जरूरत थी बहन? मगर आखिला मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए तो सब कुछ लाना ही पड़ता है। इसी दौरान अरशद के करीबी दोस्त की तरफ से, जो उन्हीं दिनों यहीं कयाम पजीर था, सबको खाने की दावत आई। अरशद ने सबसे चलने की पुरजोर दरख्वास्त की, मगर सलमा बेगम बेवजह की मेहमान बनने से हिचकचाने लगी। हालांकि दावत का अंदाज निहायत मुनासिब था, फिर भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। शमीम भी खामोशी से वहीं आकर बैठ गया, जैसे उसके दिल में कोई फैसला आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा हो। आप उससे मिलकर यकीनन खुश होंगे, अरशद अपने दोस्त का जिक्र करते हुए बोला। वह बड़ा जिंदा दिल इंसान है, शबीनी ने जवाब दिया। सुबह मेरे टेस्ट हैं, अगर फुर्सत होती तो जरूर जाती। अरशद की ख्वाहिश तो बहुत थी कि सबको साथ ले जाए, मगर उनके इनकार पर इसरार करने की हिम्मत न कर सका। मोमिना ने भी कोई बहाना नहीं बनाया, खामोशी से चाय से गला छुड़ाया, मगर जब आखिला ने जाने का इरादा जाहिर किया तो उसे साथ जाना ही पड़ा। वह जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई। स्याही मैल लिबास पर ओढ़ी हुई काली शाल मोमिना के चेहरे की कुदरती दिलकशी को और नुमायां कर रही थी। नाजुक नाजुक काली चूड़ियां उसकी सुंदर कलाइयों में हुस्न का इजाफा कर रही थीं और बालों के घुंघराले गुच्छे जीनों की बंदिश से निकलने को मचल रहे थे, जैसे उसके अंदर की बेचैनी खुद को जाहिर कर रही हो। आकिला और अरशद मोमिना को साथ लेकर चल दिए। शमीम उस वक्त बरामदे के करीब ही खड़ा था। उसे मोमिना का उनके साथ जाना कुछ अच्छा नहीं लगा था। वह इस बारे में पहले ही अपनी अम्मी से कह चुका था कि मोमिना के जाने की क्या जरूरत थी।
मगर सलमा बेगम ने उसे नरमी से समझाते हुए कहा, आखिर वो उसकी फुप्पी है, उसका भी तो उस पर कुछ हक बनता है। वह खामोश हो गया था, मगर दिल ही दिल में अब तक किसी उलझन पर तप रहा था। माँ बेटे की ये सारी बातें अरशद ने भी सुन ली थी। वह आजाद ख्याल आदमी था, इसलिए इन बातों को ज्यादा अहमियत ना दी, या शायद इन अल्फाज के पीछे छुपे जज्बात को समझकर उसने खुद को सिर्फ मुस्कुराहट तक महदूद रखा और बात को वहीं छोड़ दिया। रात तकरीबन 10 बजे वे वापस लौटे। शमीम उस वक्त तक भी बरामदे में टहल रहा था। तानगे की आवाज सुनकर वह चौंक उठा और दबे कदमों दरवाजे पर छड़ी बेलों की छाव में आ गया। सहन में मध्यम रोशनी जल रही थी। तंग रास्ते पर सबसे पहले आखिला उतरी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। उन्होंने सफेद कश्मीरी शाल को अच्छी तरह संभालते हुए तेज कदम उठाए और बरामदे से गुजरती हुई ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। उनके फौरन बाद मोमिना उतरी। काली शाल में लिपटा हुआ उसका चेहरा यूं रोशन लग रहा था जैसे काली घनी बादलों के बीच चमकता हुआ चांद। और शमीम वहीं साए में खड़ा इस मंजर को देखता रह गया, जैसे उसके दिल के अंदर कोई अनकही बात पहली बार पूरी तरह जाग उठी हो। अरशद का इंतजार किए बिना ही मोमिना ने बरामदे की सीढ़ियां चढ़ी और अंदर कदम रखा। तेज कदमों के साथ जैसे हर कदम पर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही हो। मगर ड्राइंग रूम में दाखिल होने से पहले उसका वजूद ठिठक गया। शमीम उसी वक्त करीब आ गया और एक पल के लिए आजाद निगाहों से उसे देखा। मोमिना ने लम्हा भर के लिए सांस रोकी और वह उसके पास से गुजरता हुआ बरामदे के दूसरे जानिब चला गया। मोमिना हैरान खड़ी उसे देखती रही। शमीम की आवाज और लहजे की तलखी अरशद ने भी महसूस की थी। उसके दिल में छुपी कशमकश और बेचैनी की झलक साफ नजर आ रही थी। मोमिना का दरवाजे के पास परेशान होना और झिझकना अरशद की नजर से छुपा न रहा। वह मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ।